हाँ, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे रचना और अभिव्यक्ति पर कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। दरअसल उस मूर्ति जो कि नेता सुभाष चंद्र बोस की थी, सुभाष चंद्र बोस के प्रति गहरी आस्था और लगाव के कारण ही उनकी मूर्ति में उस चश्मे की कमी को वो अपनी तरफ से पूरा करते रहता था। 7वां क्वेश्चन है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा, साक्षात का अर्थ होता है सामने से, आमने सामने, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। मतलब आमतौर पर कैप्टन सुनते ही सबको लगेगा, लेखक हालदार साहब को भी लगता है कि कोई फौज का रिटायर्ड आदमी होगा जो कैप्टन पद पर रहा होगा और एक हट्टा कट्टा सा लंबा चौड़ा सा व्यक्ति होगा। और ऐसा ही इमेजिन हालदार साहब भी करते हैं, लेकिन जब पान वाला बताता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, वो तो एक अपाहिज और लंगड़ा सा व्यक्ति है जो अपना जीवन चलाने के लिए चश्मा बेचने का काम करता है, और सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती, तो इस कमी को पूरा करने के लिए अपने पास से वो चश्मा लगा देता है। 8वां सवाल है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आजकल कॉमन है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट टाउन को ही देखिए, औरंगाबाद में तो आप देखिएगा जो ही आप निकलिएगा हाईवे पकड़ करके तो एक महाराणा प्रताप चौक है, वहाँ पे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई थी। आप जगह जगह अपने इलाके में भी देख सकते हैं। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इस तरह की मूर्ति लगाया जाता है कि इसी बहाने हम कहीं ना कहीं वैसे लोगों को जिन्होंने सामाजिक जीवन जिया और समाज और देश हित के लिए कुछ किया, वैसे लोगों को नई पीढ़ी जान सके और उनके प्रति हम अपनी तरफ से श्रद्धा व्यक्त कर सकें। तो एक तो कारण ये होता है। इसके अलावा आजकल बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हो गए जिन पर चर्चा करना बेमानी है। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? तो आप सोच सकते हैं कि आपको किसकी पर्सनालिटी, किस व्यक्ति की मूर्ति लगवाना चाहेंगे। वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र का हो, साहित्य का, कला का, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति की मूर्ति आप लगवा सकते हैं। और हर आदमी का काम करने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। इसका आप अपने तरीके से भी जवाब दे सकते हैं। अगर मुझसे पूछिए तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, सुभाष चंद्र बोस की भी मूर्ति लगाई जा सकती है, या कोई भी व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में क्लाइमेक्स को छुआ हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो सिनेमा का व्यक्ति हो या साहित्य का व्यक्ति हो, या सबसे पहले तो हम देखेंगे अगर मुझे मूर्ति लगाना होगा कि किस एरिया में लगाना है। अगर उस एरिया का सबसे जो प्रसिद्ध व्यक्ति होगा जिसने समाज के लिए या किसी भी क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि हासिल की है, उसका जीवन निष्पक्ष और समाज के लिए समर्पित रहा हो, तो मैं वैसे व्यक्ति की मूर्ति लगवा सकता हूँ। जैसे भोजपुर में आरा वाले इलाके में कुंवर सिंह बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि कुंवर सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और बड़ी बुढ़ापे की उम्र में 75 साल के एज में, 80 साल के एज में जाकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो उस इलाके में कुंवर सिंह की मूर्ति बहुत सारी देखने को मिलती है। ऐसे ही आप किसी की मूर्ति लगा सकते हैं। जो 42 में 7 शहीद हुए थे बच्चे, उसमें से आपके औरंगाबाद का ओबरा का एक लड़का था जगतपति, उसकी मूर्ति वहाँ लगी हुई, तो उसकी भी मूर्ति इस इलाके में लगाई जा सकती है। या आप पता करेंगे पुराने लोगों से तो आज़ादी की लड़ाई में आपके गांव के आसपास के लोग भी स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, हालांकि उनके बारे में बहुत चर्चा कम हुई, तो ऐसे गुमनाम लोगों के बारे में भी हम लोग खोज खबर करके उनकी भी मूर्ति अपने इलाके में लगवा सकते हैं। उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? एक तो मूर्ति लग गई तो उसका रख रखाव सही तरीके से हो, उसकी साफ सफाई, रंग रंगों, या वो मूर्ति सही स्थिति में हो, उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए, और वो मूर्ति किसकी है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है समाज या देश के प्रति या किस फील्ड में, ये उस इलाके के लोगों के बीच में ये बात बताई जाना चाहिए, ताकि लोगों के बारे में, उनके बारे में जानकारी बढ़े। तो ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में
देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो ये एक टास्क है। सबसे बड़ा क्या हो सकता है? देश कैसे तरक्की करेगा? देश को मजबूत बनाने, उसको और प्रोग्रेसिव बनाने, उसके तरक्की में, उसको और डेवलप करने में हम जहाँ भी कंट्रीब्यूट। एक साइंटिस्ट क्या करता है? अगर कोई चीज़ बनाता है और वो समाज हित में है तो वो भी देशभक्त हो सकता है। अगर आप सब पढ़ करके कुछ बनते हैं, इस देश के लिए कुछ करते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे बिजनेस में या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में या कोई भी चीज़, तो वो भी हम अपना जीवन ईमानदारी से जिए, न सिर्फ अपने लिए जिए बल्कि दूसरों को भी मदद करने के लिए, दूसरे को भी आगे बढ़ाने में हम सहयोग कर सकें। तो दरअसल कहीं ना कहीं हम देश की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि किसी देश के उस नागरिक का सेवा करना भी देश का सेवा करने हो सकता। अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें, लोग अगर बीमार हैं, परेशान हैं तो उनकी हम मदद कर सकें, यह भी देशभक्ति हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है और आप इन पंक्तियों को मानक स्टैंडर्ड हिंदी में, आप देखिए ये जो कहानी है, मैंने बताया था कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो कटक की है, उड़ीसा की है, और उड़ीसा नॉन हिंदी बेल्ट है। तो पान वाला वहाँ का कोई लोकल आदमी होगा जो पान बेचने का काम कर रहा होगा, उसकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो उसे तोड़ तोड़ करके बोलता है। और दरअसल ये कैरेक्टर भी, हर कैरेक्टर का डायलॉग सेम हो जाए तो फिर कहानी में मज़ा नहीं आता। कहानी में कैरेक्टर के हिसाब से लगना चाहिए कि हाँ ये कम पढ़ा लिखा आदमी है तो इसकी भाषा ऐसी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है तो इसकी भाषा ऐसी है, उसी से तो इंडिविजुअल इफेक्ट्स दिखता है। अब जैसे पान वाले की भाषा है, कोई ग्राहक आ गया समझो, दरअसल ये है कोई ग्राहक आ गया समझिए, उसको चौड़े चौखट चाहिए, मतलब उसको चौड़ा फ्रेम चाहिए, चश्मा को उसको चौड़ा सा और स्क्वायर फ्रेम चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो इसका अर्थ है तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, तो उसने क्या किया, मूर्ति वाले पर का फ्रेम निकाल करके दे दिया, और उधर नहीं, उधर दूसरा, फिर मूर्ति को उसने दूसरा फ्रेम पहना दिया, दूसरा चश्मा पहना दिया। तो ऐसे और भी डायलॉग्स इस चैप्टर्स में होंगे जिसको आप स्टैंडर्ड हिंदी में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। दरअसल लाभ ये होता है कि कई बार कोई बात अगर आपको कहनी है तो आप, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे आप हिंदी में उतनी आसानी से नहीं कह सकते और अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल करके बड़े अच्छे से कह सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी से क्षमा मांगनी हो तो आप बोलिएगा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, लंबा चौड़ा सा और लगता है, और अंग्रेजी में आराम से सॉरी बोल करके आदमी निकल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए कभी भी भाषा बोलते हुए अलग अलग तरह के शब्दों के इस्तेमाल करने से कभी नहीं हिचकना चाहिए, और इससे भाषा सहज होती है और ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और हर आदमी का एक इंडिविजुअल लैंग्वेज होती है, हर आदमी के बोलने का एक अलग अंदाज होता है जिससे लग जाता है कि नहीं ये आदमी दूसरों से अलग है। इंडिविजुअल लैंग्वेज भी होती है और वो उस आदमी की पहचान होती है। इसके अलावा भाषा अध्ययन के भी कुछ सवाल हैं। निपात, तो निपात के बारे में आप नीचे क्लासेज में पढ़े होंगे। निपात उसे कहते हैं जब किसी चीज़ पर हमें ज़्यादा जोर दे करके कहना होता है तो उसके लिए निपात। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाज़ार जाऊंगा, ये सामान्य सी बात है कि मैं बाज़ार जाऊंगा, कोई भी जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं ही बाज़ार जाऊंगा, मतलब और लोग भी बाज़ार जाना चाह रहे हैं लेकिन कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा। या फिर हम बोले कि मैं भी बाज़ार जाऊंगा, मतलब कोई और जा रहा है, मैं भी जाना चाहता हूँ, साथ में इंक्लूडेड। तो ये भी और ही निपात है। अब इसमें देखिए, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, यहाँ तो और भी निपात हो सकता है। किसी स्थानीय कलाकार को ही, यहाँ ही निपात है, यानी चश्मा तो था, यहाँ तो निपात है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, यहाँ भी निपात है। और 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, यहाँ तक 2 साल। अगर बोलें कि 2 साल हालदार साहब, नहीं तक, तो यहाँ तक निपात हो सकता है।
वाच्य वाच्य आपको आगे जा कर के 10 क्लास के सिलेबस में भी पढ़ना है, तो उसी समय वाच्य पे बात करेंगे। अभी वाच्य पे बात करना इतना जल्दी से मैं कंप्लीट करना संभव ही नहीं और आपको ठीक से समझ भी नहीं आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने इस पाठ को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, लेखक परिचय पे बात कर लिया, कहानी पर बात कर लिया, उसका सारांश को समझ लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिया और इस पाठ आधारित क्वेश्चन पर भी हम लोगों ने एक अच्छी खासी चर्चा कर ली। तो कल मैं आपको इस पार्ट से रिलेटेड इस पार्ट का समरी और क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट में भी, टेक्स्ट मटेरियल के रूप में भी भेज दूंगा और आज की चर्चा और उस टेक्स्ट मटेरियल के आधार पर आप खुद से उसका क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगे, जहाँ पे भी आपको मदद की जरूरत होगी इस लेक्चर को सुन करके और उस लिखे हुए आंसर को देख करके आप अपना फेयर नोटबुक बनाना शुरू कर दीजिए। आपको आसानी होगी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर हिंदी में कितनी कॉपी की ज़रूरत है, तो आप 3 कॉपी यूज करिए। एक कोई बात नोट करने के लिए वही रफ सी कॉपी, एक होमवर्क नोट करने के लिए और एक फेयर नोटबुक। यानी जैसे जैसे एक एक पार्ट जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा एक एक पार्ट खत्म होता जाएगा, उस पार्ट से संबंधित नोट्स और लेखक परिचय और उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप फेयर नोटबुक तैयार करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो आपका काम आसान होगा। चलिए आज के लिए इतना ही और फिर कल हम आपको टेक्स्ट मटेरियल भेज देंगे और सैटरडे को इस पार्ट से पैसेज भी आता है एग्जाम में, पठित गद्यांश आधारित प्रश्न, तो हम लोग सैटरडे के दिन वो कर लेंगे और इस तरह से इस सप्ताह में ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू।